कर्मवीर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव कंचनपुर में रहता था। उसका परिवार एक खुशहाल परिवार था। तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर्मवीर अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे लड़कों की तलाश में था। कर्मवीर की दोनों बेटियां जया और दुर्गा दोनों ही बहुत सुंदर और गुणवान लड़कियां थीं और उनका एक भाई वैभव था। तीनों बहन भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। इतने बड़े होने के बाद आज भी उन लोगों के बीच लड़ाई झगड़े प्यार सब चलता था। और कल दोनों बहनों को देखने के लिए कोई आने वाले थे। वैभव की माँ। अरे ओ वैभव की माँ, ले सारा सामान पकड़। और किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? पता नहीं, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। बेटियां पराया धन होती हैं पता था, लेकिन इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगी ये नहीं पता था। ऐसा ही होता है, बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बस माँ बाप को पता नहीं चलता। बस भगवान करे कल जो रिश्ता आ रहा है वो बहुत अच्छे लोग हों और सारे काम ठीक ठाक से निपट जाएं। अगले दिन जया और दुर्गा को देखने के लिए जो फैमिली आ रही थी वो 2 भाई थे, और वो भी ताऊ चाचा के, निखिल और नीरज। निखिल के माता पिता का निधन जब वो छोटा था तभी हो गया था। तब से उसके ताऊ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दोनों बच्चों के बीच में किसी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा घर चुना जहां से वो 2 लड़कियां बहनों को ही अपनी बहू बनाए। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार ही था। अगले दिन सुबह सुबह ही वैभव अपनी बहनों के साथ मिलकर घर को चमकाने में लगा हुआ था और बीच बीच में अपनी बहनों को चिढ़ा भी रहा था। तुम दोनों के चले जाने के बाद पूरा घर कितना शांत हो जाएगा। फिर तो मैं अपने दोस्तों को भी घर बुला सकता हूँ। जब मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी के सर पर दो दो तलवारें नहीं होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी पापा से ज्यादा जरूरी तुम्हें लग रहा है कि हमारी शादी हो जानी चाहिए? हम्म। और नहीं तो क्या, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है। वरना तो तुम दोनों मुझे बैठने कहाँ देती हो। कभी कोई काम बताता है, कभी कोई काम बताता है। तुम दोनों के जाने के बाद कोई मुझे काम नहीं बताएगा। उन लोगों की आपस की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी वैभव की माँ दोनों लड़कियों को तैयार होने का बोलती हैं। लड़के वाले आ जाते हैं तो जलपान करने के बाद में आपस में देखने दिखाने की रस्म होती है। जया के लिए निखिल और दुर्गा के लिए नीरज का रिश्ता तय हो जाता है, और 2-3 महीने बाद बड़ी धूमधाम से दोनों बहनों की शादी कर दी जाती है। शादी के समय वैभव अपनी बहनों से गले लगकर बहुत रोता है। शादी के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद निखिल नीरज भी अपने अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं। निखिल अपने ताऊ से परमिशन लेने के बाद अपना एक रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू करता है, और नीरज अपने ऑफिस में ही जॉब करके खुश था। धीरे धीरे निखिल की मेहनत रंग लाती है और 4 साल के अंदर ही उसकी एक अच्छी दुकान बन जाती है। इसी बीच दोनों भाई निखिल एक बेटी का और नीरज एक बेटे का बाप बन जाता है। निखिल और जया कभी कभी बीच बीच में अपने ताऊ के घर आते रहते थे। सुनो नीरज, तुम भी क्यों नहीं निखिल जीजा जी की तरह कोई व्यापार कर लेते हो? देखो तो उनकी कितनी तरक्की हो गई है। इस बार जब वो लोग आए तो अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे। अब देखो, उन्होंने अपनी बेटी को अभी से ही सोने की चेन बाली और कंगन पहना रखे थे, और एक हम लोग हैं इस छोटी सी तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनसे चिढ़ गई हूँ या मुझे अमीर होना है, लेकिन हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है। तुम अपनी बहन से कभी नहीं चिढ़ सकती। लेकिन दुर्गा, मैं क्या करूं? हर किसी को हर किसी चीज की नॉलेज नहीं होती। मुझे व्यापार की जरा भी नॉलेज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में मैं अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठूं। इसलिए जो है हमें अब उसी में ही सब्र करना होगा। और रही बेटे की पढ़ाई की तो तुम उसकी फिक्र मत करो, इतनी सेविंग है मेरे पास। राखी का त्योहार आने वाला था। दोनों बहनें अपने घर जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। जया वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा आने के बाद उसके हाव भाव बदल गए। थोड़ा दिखावा उसके अंदर आ गया। उसे अच्छा लगने लगा जब लोग बाग उसके अमीर होने की तारीफ करते हैं। हर साल दोनों बहनें साथ जाकर ही राखी बांधती थी। इस बारी पहली बार ऐसा होता है कि जया शहर से आ रही थी और दुर्गा अपने ससुराल से। राखी वाले दिन मायके में जया दुर्गा से पहले पहुंच जाती है। कर्मवीर अपनी बहन से राखी बंधवाने उनके गांव गया हुआ था। घर में वैभव और उसकी माँ थी। जया के आते ही वैभव और उसकी माँ खाने पीने का बहुत सारा सामान टेबल पर सजा देते हैं।
वैभव जया की बेटी कीर्ति को गोद में लेकर खिलाने लगता है। वैभव देख भाई, इस बार मैं तेरे लिए सोने की राखी लाई हूं। मैंने सोचा मेरा एक ही तो भाई है, जब उसकी कलाई पर सोने की राखी बंधी होगी तो सब दोस्त पूछेंगे, और ये हमारे यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है। और वैभव, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू बेहिचक मुझे बोल देना। वैभव वैसे छोटा था, वो भी चकाचौंध को देखकर सोचता है कि जया से बनाकर रखनी चाहिए। छोटी कीर्ति ने टेबल पर रखे हुए सामान को थोड़ा बहुत फैला दिया। सब लोग दुर्गा का इंतजार करने लगे। दुर्गा बेचारी बस से आई थी, इसलिए पसीने से लथपथ वो घर के अंदर आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। जैसे ही वो जया के गले लगने लगती है, जया बोलती है, अरे दुर्गा, पहले पसीना तो सुखा ले, गले तो हम बाद में भी लग लेंगे। और तू ऐसे पसीने में लथपथ क्यों आई है, और कितनी देर से आई है? नीरज से बोल देती, तेरे लिए कैब कर देता। वैसे ही त्योहार के दिन कितनी भीड़ भाड़ होती है। जया को थोड़ा सा तो मन में लगता है, लेकिन फिर वो आराम से पंखे के नीचे सोफे पर बैठ जाती है तो देखती है कि टेबल पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और बिस्कुट रखे हैं। तभी उसकी माँ जल्दी से वहां से सारा सामान हटा लेती है और दुर्गा के लिए पानी और चाय लाकर टेबल पर रख देती है। जया को बड़ी हैरानी होती है कि माँ और कुछ भी सामान खाने का चाय के साथ नहीं देती। वो अपने बेटे को अपने बैग से बिस्कुट का पैकेट निकालकर जब पकड़ाती है तो उसकी माँ कहती है, अरे रुक, मैं लेकर आती हूँ नमकीन बिस्किट। फिर दोनों बहनें अपने भाई वैभव का तिलक करती हैं। तब जया दुर्गा को दिखाती है कि वो वैभव के लिए सोने की राखी लेकर आई है, और वो छोटा है इसलिए उसके लिए एक पैंट शर्ट और सबसे अच्छी मिठाई लेकर आई है। जया अपने रेशम के धागे को देखती है जो उसने मात्र 30 रुपए का खरीदा था। राखी बांधते हुए अब उसका मन भारी हो चुका था। वो वैभव और अपनी माँ की तरफ चोर नजरों से देखती है तो वो दोनों जया की लाई हुई राखी को ही देख रहे थे। वो चुपचाप वैभव को राखी बांधती है, तिलक लगाती है और आधा किलो मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में रख देती है। उसके बाद जया की बेटी कीर्ति दुर्गा के बेटे को चांदी की राखी बांधती है। दुर्गा कीर्ति को एक सुंदर सी फ्रॉक और 100 रुपए देती है, जिसे जया पलट कर कई बार देखती है। दुर्गा समझ चुकी थी कि जितने की वो राखी लेकर आई है उतने का फ्रॉक और 100 रुपए कम है। आज गरीबी से दुर्गा ने एक बात ये सीखी थी कि त्योहारों पर भी अमीरी और गरीबी के रंग चढ़ चुके हैं। कर्मवीर शाम को अपनी बहन के यहाँ से जब वापस आता है तो दोनों बेटियों को देखकर बड़ा खुश होता है। अगले दिन जब दोनों बहनें अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उनकी माँ उनको विदाई का सामान देने आती है। जया, ये ले बेटा, ये साड़ी, कीर्ति के कपड़े, और तू तो वैसे भी इतनी महंगी राखी लेकर आई थी, ये 2000 रुपए शगुन के हैं। वहीं वो दुर्गा को एक साड़ी और 500 रुपए देती है। दुर्गा चुपचाप लेकर उसे अपने बैग में रख देती है और जया ये देखकर अपने आप को बड़ा ही बड़ा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अमीर होने से उसकी इज्जत बढ़ गई है। वहीं सोफे पर बैठे हुए कर्मवीर ने जब ये होते हुए देखा, उसने तभी अपनी पत्नी को रोक दिया। वैभव की माँ, जरा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जया को कुछ और शगुन और दुर्गा को कुछ और शगुन क्यों दिया? इसमें बताना क्या है? देखो तो जया कितना खर्चा कर कर आई है। सोने की राखी लेकर आई थी और सबसे महंगी वाली मिठाई। अब ये तो रीति रिवाज है, जितना जहां से मिलता है उतना ही देना भी होता है। जया बेटा, बुरा नहीं मानना, तुम अपना शगुन टेबल पर रखो, और दुर्गा तुम भी। और वैभव की माँ, तू मेरी बातें ध्यान से सुन और वैभव को भी बुला ले। सब लोग आकर वहां बैठ जाते हैं। कर्मवीर गुस्से में बोलता है, जया, जब तुम अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी तो तुम किस भावना से राखी खरीद रही थी? क्या तुम्हारे मन में यह विचार था कि मैं सोने की राखी ले जाकर वहां पर अपनी अमीरी के रंग दिखाऊंगी? सबसे पहले मिठाई लाकर तुम क्या जताना चाह रही थी कि आज से पहले हम लोगों ने कभी मिठाई नहीं खाई? तुम दुर्गा को नीचा दिखा रही हो किस लिए? क्या वो तुमसे तुम्हारे घर कुछ मांगने गई है आज तक? क्या तुमने कभी उसके ऊपर कोई एहसान किया है? नहीं ना। और तुम वैभव की माँ, तुमने सिर्फ ये देखा कि वो ज्यादा सामान लेकर आई है तो उसे ज्यादा शगुन, और जो कम लाई है उसे कम शगुन। मतलब राखी का त्योहार कोई त्योहार ही नहीं है, और तुम एक माँ होकर त्योहार पर अपनी बेटियों के साथ भेदभाव कर रही हो ताकि इस त्योहार के बाद ये दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं। इनके बच्चे भी आगे एक दूसरे को पसंद ना करें। रिश्तों में ऐसे बीज मत बो
जिन्हें काटना मुश्किल हो जाए। और मैं तुम दोनों बहनों से पूछता हूँ, तुम दोनों अपने भाई को राखी किस उद्देश्य के लिए बांधने आई हो? पापा, वैभव मेरा इकलौता भाई है और मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाने आई थी। कल से जो कुछ मैं देख रही थी मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे लिए त्योहार पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। जया के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे तब एहसास होता है कि हाँ, उससे गलती हो गई है। जया बेटा, बुरा नहीं मानना। हमें बहुत खुशी है कि तुम लोग मेहनत करके बहुत अमीर बन गए हो, लेकिन बड़ा वही होता है जो सामने वाले को कभी छोटा महसूस ना कराए। बहन भाइयों का प्यार कभी भी कम नहीं होता, और उसे समान बनाना बाद में बहन भाइयों का ही काम होता है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मेरी बहन दुर्गा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। फिर सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे से माफी मांगते हैं और साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद वैभव की माँ दोनों बेटियों को सामान और शगुन के साथ खुशी खुशी विदा करती हैं और राखी का त्योहार अमीर गरीब की भावना में बहने से बच जाता है। गीता अपने खानदान की पहली लड़की थी जिसने 10वीं की परीक्षा दी थी। जब वो परीक्षा देने के लिए घर से जा रही थी तब उसकी माँ ने कहा था, अगर गीता अच्छे नंबरों से पास होगी तो हम लोग भगवान के दर्शन को जाएंगे। गीता के माता पिता और उसके चाचा चाची सभी संयुक्त परिवार में रहते थे। गीता और 4 बहनें भी, सबसे बड़ी गीता, सुनैना, नेहा और प्राची। गीता की चाची का एक ही बेटा था। सब लोग राजी खुशी एक ही घर में रहा करते थे। गीता बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है तो वो सभी के सभी भगवान के दर्शन को जाते हैं। और आते समय गीता के पिताजी और माँ गाड़ी में आगे बैठे हुए थे कि तभी अचानक एक ट्रक से गाड़ी की टक्कर होती है और उस हादसे में गीता के माता पिता गुजर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सबसे आगे बैठे हुए थे। इसलिए ट्रक से टक्कर होते ही मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है और बाकी सब बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर वहां से भाग जाता है और जब चाचा चाची को जब होश आता है, हाय दैया, हाय, हे भगवान, लगता है मेरे तो पैर की हड्डी टूट गई है। वो बाकी सबको देखती है तो सब के सब घायल अवस्था में पड़े हुए थे और दर्द से करा रहे थे। वो अपने पति को आवाज देती है तो वो भी बुरी तरह घायल होता है। किसी तरह वो दोनों खुद को संभालते हुए बाहर आते हैं और बच्चों को भी बाहर निकालते हैं। गीता का चाचा जब अपने भैया भाभी को देखता है तो वो दोनों मर चुके थे। लड़कियां अपने माता पिता को मरा देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। वहां से गुजर रहे राहगीर उनकी मदद करते हैं और पुलिस और एम्बुलेंस बुला लेते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल लौट रहे थे तभी अचानक वो ट्रक आया और गाड़ी को टक्कर मार दी। अरे भैया भाभी दोनों उसमें गुजर गए। भाई साहब क्या बताऊं। पुलिस सबके बयान लेकर चली जाती है। अगले दिन सबको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और उसके बाद घर आने पर चाची, अब हमारा क्या होगा? हम लोगों का क्या होगा? मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि अब क्या होगा तुम चारों का। तुम्हारे माँ बाप तो चले गए और तुम चारों को हमारे पल्ले छोड़ गए। ऐसा मत कहो चाची, अब आप दोनों हमारे माता पिता हो। भगवान ना करे मुझे तुम लोगों की माँ बनना पड़े। चारों के चारों मनहूस खा गई अपने माँ बाप को। तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारी सारी जिंदगी में तुम सबको मैं यहाँ बैठा कर अपनी छाती पर मूंग दलवाऊंगी? तभी सबसे छोटी बेटी प्राची आकर गीता से बोलती है, गीता दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये देखो, ये औलाद हैं, माँ बाप मर गए और इन्हें खाने की पड़ी है। कुछ नहीं मिलेगा, अभी सब्र करके बैठ जा। 4 साल की प्राची को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो बहुत तेज भूख लगी थी और वो बार बार गीता से खाना मांग रही थी। प्राची, थोड़ी देर इंतजार कर ले,
जैसे ही चाचा जी आ जाएंगे मैं तुझे खाना दे दूंगी। चाची बहुत गुस्से में है अभी। रात को जब उसके चाचा घर आते हैं तो गीता उनसे खाने के लिए बोलती है। चाचा चाची को बोलकर किसी तरह बच्चों को खाना दिलवा देते हैं। अगले दिन सुबह, ये कैसी बातें कर रही है? 2 दिन नहीं हुए मेरे भैया भाभी को गुजरे हुए और तुम्हें ये लड़कियां बोझ लगने लगी। सोचो, अगर उसी हादसे में हम दोनों मर जाते तो हमारे बेटे को कौन पालता? समझने की कोशिश करो, हमारे तो एक बेटा है, वो पाल लेते, लेकिन उनकी 4-4 बेटियों को हम कैसे पालेंगे? ले देकर यही एक घर है। सोचो, इनको अगर हम घर से निकाल दे तो सब कुछ हमारे बेटे का हो जाएगा। चाची के बहुत समझाने पर उसके चाचा इस बात के लिए मान जाते हैं और चारों बहनों को घर से निकाल देते हैं। जाते समय वो गीता को कुछ रुपए देते हैं ताकि वो गांव छोड़कर चली जाए। चारों बहनें अपने चाचा चाची की बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन वे उनकी एक नहीं सुनते और आखिर में सुबह के समय गीता अपनी तीनों बहनों को लेकर शहर आ जाती है। अनजाने शहर में वो कुछ भी नहीं जानती थी। कई दिन वो चारों बहनें एक मंदिर के बाहर निकाल देती हैं। वहां पर जो प्रसाद मिल रहा था उसी को खा रही थी। मेरी बहनों, हम सारी जिंदगी तो इस तरह मंदिर की सीढ़ियों पर रहकर नहीं निकाल सकते। चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं काम की तलाश करते हैं। हाँ गीता दीदी, चलो हम कहीं काम ढूंढते हैं। और दीदी, सच कह रही हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। गीता दीदी, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं है, और दीदी हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। चलो मेरे साथ आओ। देखो, वहां पर लिखा हुआ है 10 रुपए की 4 पूरी। पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। गीता प्राची को गोदी में उठा लेती है और फिर सब सड़क पार करके उस ठेले के पास आकर खाना खाने लगती हैं। जिस ठेले के पास वो खाना खा रहे थे वहीं सामने एक खंबे पर लिखा था कि काम वाले की जरूरत है। गीता वहां जाकर उस पर्चे को फाड़ लेती है। भैया, आप बताएंगे कि ये जगह कहाँ है? ढाबे वाला पर्चा देकर उन्हें बता देता है कि यहाँ से 2 गली आगे दाएं तरफ से जो आखिरी है वहीं का ये एड्रेस है। तुम प्राची के साथ यहीं पर बैठो। अनजाना शहर है, यहाँ वहाँ धक्के खाने से अच्छा है कि तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं अभी इनसे पूछ कर आती हूँ। अगर यहाँ काम हुआ तो सबसे पहले हम काम ढूंढेंगे। ठीक है दीदी, हम तीनों यहीं आपका इंतजार करते हैं। नेहा वो पर्चा लेकर कई लोगों से पूछते हुए आखिर उस घर पे पहुंच जाती है और वहां का दरवाजा बजाती है। हाँ बेटा, किससे मिलना है? ये मुझे वहाँ खंबे पर लगा दिखाई दिया। मुझे लगा कि काम की ज़रूरत है। क्या मुझे काम मिल जाएगा? तुम तो किसी अच्छे घर की लड़की लग रही हो, फिर तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई? और तुम्हारी तो उम्र भी कम है। मेम साहब, मुझे इस समय काम की बहुत ज़रूरत है। उम्र में क्या रखा है? जब जिम्मेदारी सर पर आ जाती है, उम्र नहीं देखी जाती, जिम्मेदारी देखी जाती है। गीता उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उस औरत को बहुत दुख होता है। वो गीता से बोलती है कि तुम अपनी बहनों को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी। गीता जल्दी से अपनी बहनों को लेकर वहां आ जाती है और उसके बाद मालकिन का पति, महक, तुमने अच्छे से जांच पड़ताल तो कर ली है ना? इन चारों बच्चों को देखकर आपको क्या लगता है ये हमसे झूठ बोल रही हैं? मुझे इतनी तो पहचान है ही लोगों की। कोई नहीं, हमें वैसे भी तो कोई काम वाली चाहिए ही थी जो 24 घंटे घर में रहे और घर की देखभाल करे। माता जी को तो हर समय कोई न कोई अपने पास चाहिए ही। उस घर के मालिक रमेश की माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिस वजह से महक को अपने ऑफिस से बहुत छुट्टियां करनी पड़ती थी। गीता को देखकर वो समझ जाती है कि वो घर का काम भी कर लेगी और कोई न कोई बहन माता जी का ख्याल भी रख लेगी। देखो गीता, हमारे पास में एक सर्वेंट क्वार्टर है,
एक बड़ा सा कमरा है और उसी के अंदर किचन भी है। तुम चारों को उसी में रहना होगा और घर का सारा काम, बाहर का सारा काम भी करना होगा। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनका ख्याल भी रखना होगा। बदले में तुम यहाँ रह सकती हो और एक टाइम का खाना भी मैं तुम लोगों को दे दूंगी और 3,000 रुपये भी। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम अभी से काम पे लग सकती हो। गीता के पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए वो हाँ बोल देती है। फिर अपनी बहनों के साथ में उस कमरे में चली जाती है, जिस कमरे में एक बड़ा सा गद्दा नीचे बिछा हुआ था और रसोई में कुछ बर्तन और एक छोटा स्टोव रखा था। महक उनके लिए चाय बनाकर दे जाती है। चाय पीने के बाद और थोड़ी देर आराम करने के बाद गीता काम करने के लिए उनके घर पर चली जाती है। रसोई में बहुत सारे बर्तन धोने के बाद वो सबके लिए रात का खाना बनाती है। देखो गीता, पूरा दिन काम करते करते तुम थक जाओगी, इसीलिए रात का खाना तुम एक साथ यही बना लेना और फिर अपनी बहनों के लिए ले जाना। कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें आसपास के मार्केट दिखा दूंगी जहाँ से सामान लेकर आना होगा। ठीक है दीदी, मैं सारा काम समझ लूँगी। मैंने खाना बना दिया है। क्या मैं अपनी बहनों को खाना खिलाकर आ जाऊँ? ऐसा करो, तुम खाना लेकर चली जाओ और अब कल सुबह ही काम पर आना। अगली सुबह गीता, सुनैना, महक के यहाँ काम शुरू कर देती हैं और नेहा वहीं कमरे में रहकर प्राची का ख्याल रखती है। वो घर काफी बड़ा था। वो सारे घर की सफाई करती, तब तक सुनैना महक की सास के पास बैठकर उनका ख्याल रखती है। पूरा दिन आज महक सिर्फ उन लोगों को काम करते हुए देख रही थी और शाम तक वो जान जाती है कि यहाँ चारों बहुत ही मजबूर लड़कियां हैं और घर की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं। अगले दिन सुबह गीता और उनकी बहनों को घर पर छोड़कर महक भी ऑफिस जाना शुरू कर देती है। गीता, सुनैना और नेहा तीनों बहनें मिलकर सारे घर को ठीक ठाक करती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन कपड़े धोती और साथ ही साथ उनमें से कोई न कोई बारी बारी से माताजी का ख्याल रखती। प्राची को भी वो बारी बारी संभाल रही थी। एक महीना बीत जाता है तो महक उनसे बोलती है, देखो गीता, तुम बड़ी समझदार हो और तुम्हारे कंधे पर 3 बहनों की जिम्मेदारी भी है। मैं सोच रही थी कि तुम अपनी तीनों बहनों को स्कूल में एडमिशन करा दो। नए साल से पढ़ाई शुरू होने वाली है। एडमिशन से आराम भी हो जाएगा। इन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनने दो ताकि जिंदगी में कभी भी मुसीबत आए तो ये उसका डट कर मुकाबला कर सके, तुम्हारी तरह। और तुम भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपने फॉर्म को भर दो। मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। गीता को महक का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी तीनों बहनों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देती है और खुद भी फॉर्म भर लेती है। अब गीता अकेले सारे घर को संभालती और दोपहर के बाद जब सब बहनें घर आ जाती तो वो मिलकर महक और उसके पति के आने से पहले सब काम खत्म कर देती है। बीच बीच में महक उनकी मदद करती रहती थी। आखिर में जैसे तैसे वो 4 अनाथ लड़कियां खुद की अपनी एक दुनिया बना लेती हैं।